हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कॉम्पिटिटिव गाइडर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th के गोधोली बुक चैप्टर नंबर 2 भारत का एक पुरातन विद्यापीठ नालंदा के बारे में आज हम लोग इसका जो क्वेश्चन आंसर है आज हम लोग अच्छे से देखेंगे। इनके लेखक जो है वो राजेंद्र प्रसाद जी हैं। जैसा कि आपको पता होगा ये भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं और इन्होंने भारत एक पुरातन विद्यापीठ पर इन्होंने कुछ लिखा है। इसी से आज हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। अगर आप इस चैप्टर का आंसर सीरीज और उसका साथ में व्याख्या देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट को चेक करना ना भूलें। वहाँ पे आपको हर तरह के प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा हर चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन आंसर्स और साथ में उसका व्याख्या। तो चलिए आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं और सेशन में देखते हैं कि कैसे इस चैप्टर का हम यहाँ पे आपको उत्तर कराने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा गया है कि नालंदा की वाणी एशिया महाद्वीप में पर्वत और समुद्रों के उस पार तक फैल गई थी। इस वाक्य का आशय स्पष्ट करना है। कहा गया क्वेश्चन में है कि जो नालंदा की वाणी है वह एशिया महाद्वीप के पर्वत और समुद्रों के उस पार तक फैल गई थी। इस वाक्य का क्या आशय स्पष्ट करना है आपको। चलिए उसका उत्तर में हमने यहाँ पे लिखा है कि नालंदा हमारे इतिहास में अत्यंत आकर्षक नाम रहा है। नालंदा में ज्ञान साधना के सुरभित पुष्प खिले हैं, अपितु किसी समय एशिया महाद्वीप के विस्तृत भूभाग के विद्या संबंधी सूत्र भी उसके साथ जुड़े हुए थे। ज्ञान के देश में और जातियों के भेद लुप्त हो जाते हैं। नालंदा इसका उज्जवल दृष्टांत है और इन्हीं सब कारणों से नालंदा की वाणी एशिया महाद्वीप में पर्वत और समुद्रों के उस पार तक फैल गई थी। चलिए हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझा देते हैं। कहा गया कि नालंदा की वाणी एशिया महाद्वीप में पर्वत और समुद्रों के उस पार तक फैली है। कहने का मतलब इसका यह है कि नालंदा हमारे इतिहास में बहुत ही बड़ा आकर्षक नाम रहा है। आकर्षक कहने का मतलब सभी का रुझान इसके तरफ रहा है। नालंदा के में ज्ञान की सुरभित फूल खिले, यानी कहने का मतलब कि नालंदा एक ऐसा जगह बना था आज से बहुत समय पहले जो ज्ञान यहाँ पे बहुत से लोग आ करके यहाँ पे ज्ञान अर्जित करते थे। बौद्ध के गौतम बुद्ध के समय में यह बहुत बड़ा यह ज्ञान का केंद्र भी बना था और यह एशिया महाद्वीप में बसे होने के कारण और इसके चारों तरफ बहुत बड़े बड़े पर्वत और महाद्वीप होने के कारण इसका जो नाम है वह चारों तरफ विख्यात है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि मगध के प्राचीन राजधानी का नाम क्या था और वह कहाँ अवस्थित थी, आपको बताना है। तो चलिए यहाँ पे हमने उत्तर में लिखा है कि मगध की प्राचीन राजधानी का नाम राजगृह या गिरिब्रज था, जो आज के डेट में राजगीर के नाम से प्रसिद्ध है और यह 5 पर्वतों के मध्य में बसी हुई राजगृह नाम से भी प्रसिद्ध था। तो उम्मीद है एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि बुद्ध के समय नालंदा में क्या था। तो बुद्ध के समय नालंदा गांव में परिवारिकों का आम्रवन था। ध्यान रखना है, परिवारिकों का आम्रवन था। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकेगा, यहाँ पे सब्जेक्टिव में पूछा था तो आप ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि महावीर और मेखली पुत्र गोसाल की भेंट किस उपग्राम में हुई थी। यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे होगा किस उपग्राम में हुई थी। तो इसका उत्तर है जैन ग्रंथों के अनुसार नालंदा में महावीर और आचार्य मेखली पुत्र गोसाल की भेंट हुई थी। आप ध्यान रखेंगे कहाँ में, तो जैन ग्रंथों के अनुसार नालंदा में भेंट हुआ था। किसको भेंट हुआ था, तो महावीर और आचार्य मेखलीपुत्र गोसाल का। तो चलेंगे अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि महावीर ने नालंदा में कितने दिनों का वर्षावास किया था। वर्षावास कहने का मतलब इन्होंने रहा था। वर्षावास यह एक समय आता है जो वर्षा को लेकर के होता है और वर्षा ऋतु में बौद्ध धर्म का और जैन धर्म का ये दोनों का नियम था कि ये कहीं एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाते थे, वह जहाँ पे थे वहीं पे टिक जाया करते थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 14 वर्षावास इन्होंने किया था। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है तारानाथ कौन थे, उन्होंने नालंदा को किसकी जन्मभूमि बताया है। तो इसका उत्तर होगा कि तारानाथ तिब्बत के विद्वान इतिहास लेखक थे। तारानाथ के अनुसार नालंदा सारिपुत्र की जन्मभूमि थी। यानी कहने का मतलब तारानाथ कौन थे, तो ये तिब्बत के एक विद्वान इतिहास लेखक थे और इन्होंने जो जन्मभूमि बताया है वह सारिपुत्र की जन्मभूमि नालंदा को बताया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि एक जीवंत विद्यापीठ के रूप में नालंदा कब विकसित हुआ, क्वेश्चन मार्क।
तो चलिए उस उत्तर में कहा लिखे हैं हम, एक जीवंत विद्यापीठ के रूप में नालंदा गुप्त काल में विकसित हुआ था। आप ध्यान रखेंगे यह कौन से काल में, तो यह गुप्त काल में यह प्रारंभ होना शुरू हो गया था। कौन, तो जीवंत विद्यापीठ, जीवंत कहने का मतलब इसमें जान आना शुरू हो गया था यह विद्यापीठ के रूप में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है फाहियान कौन था, वे नालंदा कब आए थे। तो चलिए इसका उत्तर में देख लेते हैं। फाहियान एक चीनी यात्री था और वे 4वीं सदी में नालंदा आया था। ध्यान रखना है, फाहियान कौन था, एक चीनी यात्री था और वह 4वीं शताब्दी में नालंदा आए थे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है कि हर्षवर्धन के समय कौन चीनी यात्री भारत आया था, उस समय नालंदा की दशा क्या थी। तो इसका सही उत्तर होगा कि नालंदा के समय हर्षवर्धन के समय में 7वीं शताब्दी में युआन चांग भारत आए थे। ध्यान रखना है कौन आए थे, युआन चांग भारत आए थे। तो उस समय नालंदा अपनी उन्नति के शिखर पर था, यानी उस समय नालंदा यह प्रोग्रेस कर रहा था और बढ़ते बढ़ते यह एक विद्यापीठ का रूप धारण कर चुका था और यहाँ पे बहुत से भिक्षु या बहुत से विद्यार्थी यहाँ पे आ करके अपना ज्ञान ग्रहण कर रहे थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है कि नालंदा के नामकरण के बारे में किस चीनी यात्री ने किस ग्रंथ के आधार पर क्या बताया है। देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछा गया है कि नालंदा के बारे में किस चीनी यात्री ने किस ग्रंथ के आधार पर क्या बताया है। तो चलिए उत्तर देख लेते हैं कि नालंदा के नामकरण के बारे में युआन चांग, ये आपको चीनी यात्री हैं, एक जातक कहानी, ये आपका क्या है किस ग्रंथ के बाद क्या, तो यह एक जातक कहानी है कि हवाला देते हुए लिखा है कि नालंदा का यह नाम इसलिए पड़ा था कि यहाँ अपने पूर्व जन्म से उत्पन्न भगवान बुद्ध को तृप्ति नहीं होती थी। यानी इसका मतलब न अलदा, देखिए इसका मतलब यहाँ पे हमने लिखा भी है न अलदा, जो भगवान बुद्ध की तृप्ति नहीं हुई थी। तो चलेंगे अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म कैसे हुआ, आपको बताना है। तो चलिए उत्तर में देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म जनता के उदार दान से हुआ है, जिसमें आरंभ से 500 व्यापारियों के दान से हुआ था, उन जिन्होंने अपने धन से भूमि खरीदकर बुद्ध को दान में दी थी। कहने का मतलब यहाँ यह था कि नालंदा विश्वविद्यालय, इसको विश्वविद्यालय का नाम कैसे दिया गया और यह इसका जन्म कैसे हुआ। तो नालंदा विश्वविद्यालय का जो जन्म हुआ था वह जनता के उदारदान, यानी जनता अपने मन से दान दिया करते थे और उसी दान के बदौलत यह नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म हुआ। और इसमें से शुरू में अगर हम लोग आरंभ की बात करें तो इसमें 500 व्यापारियों के दान से यह उत्पन्न हुआ था। तो चलेंगे अगले प्रश्न पे, आज का 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न में कहा गया है कि यशोवर्मन के शिलालेख में वर्णित नालंदा का अपने शब्दों में चित्रण कीजिए। देखिए यहाँ पे हम अपने शब्दों में चित्रण किए हैं, आप अपने शब्दों में चित्रण कीजिएगा तो उत्तर थोड़ा और भी अच्छा हो सकता है। देखिए उत्तर में हमने लिखा है कि 8वीं सदी के यशोवर्मन के शिलालेख में नालंदा का बड़ा भव्य वर्णन किया गया है। यहाँ के बिहारों की पंक्तियाँ के ऊंचे ऊंचे शिखर आकाश में मेघों को छूते थे। उसके चारों ओर नीले जल से भरे हुए सरोवर थे, जिसमें सुनहरे और लाल कमल खिला करते थे। बीच बीच में सघन आम्रकुंज की छाया थी। यहाँ की भवनों के शिल्प और स्थापत्य को देखकर आश्चर्य होता था। उसमें अनेक प्रकार के अलंकरण और सुंदर मूर्तियां थे। यूं तो भारतवर्ष में अनेक संघाराम हैं, किंतु नालंदा उन सबों में अद्वितीय है। तो हमने यहाँ पे नालंदा के बारे में अपने शब्दों में चित्रित किया है, तो आप अपने ही शब्दों में चित्रण कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि इत्संग कौन था, उसने नालंदा के बारे में क्या बताया। तो इत्संग एक चीनी यात्री था और यह चीनी यात्री के समय में इस बिहार में, यानी यह चीनी यात्री के समय में, कहने का मतलब इत्संग के समय में इस बिहार में यानी नालंदा में 300 बड़े कमरे और 8 मंडप थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, 300 बड़े कमरे थे और यहाँ पे 8 मंडप आपको नालंदा में देखने को मिलता था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि विदेशों के साथ नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध का कोई एक उदाहरण दीजिए। यहाँ पे हमने दिया है, एक तो ताम्रपत्र है और दूसरा जो संबंध रहा है उसमें आप देख सकते हैं विदेशों के साथ नालंदा
विदेशों के साथ नालंदा विश्वविद्यालय का जो संबंध था उसका स्मारक एक ताम्रपत्र नालंदा के खुदाई में मिला है। ताम्रपत्र कहने का मतलब तांबे का पत्र मिला है और उस पर खुदाई किया गया है। खुदाई करने के बाद यह मिला है। यह तो संजोग से बचा हुआ एक उदाहरण है जो विदेशों में फैली हुई नालंदा की अमिट छाप हमारे सामने रखता है, जिससे ज्ञात होता है कि स्वर्णद्वीप सुमात्रा के शासक शैलेंद्र सम्राट श्री बालपुत्र देव ने मगध के सम्राट देवपाल सिंह के पास अपना दूत भेजकर यह प्रार्थना की कि उनकी ओर से 5 गांव का दान नालंदा विश्वविद्यालय को दिया जाए। ताम्रपत्र के अनुसार नालंदा के गुणों से आकृष्ट होकर ज्योतिष के सम्राट बालपुत्र ने भगवान बुद्ध के प्रति भक्ति प्रदर्शित करते हुए नालंदा में एक बड़े विहार का निर्माण भी करवाया था। तो उम्मीद है ये सभी पॉइंट्स आपको समझ में आया जो विदेशों के साथ नालंदा का संबंध रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया कि नालंदा में किन 5 विषयों की अनिवार्य शिक्षा होती थी। तो यहाँ पे हमने उत्तर में लिखा है कि नालंदा में शिक्षा क्रम बहुत बड़ी व्यवहारिक बुद्धि से तैयार किया गया था और इसमें मूल रूप से 5 विषयों की शिक्षा अनिवार्य की गई थी। एक शिक्षा यह था कि शब्द विद्या या व्याकरण, यानी पहला शिक्षा था कि शब्द विद्या या व्याकरण आपको सीखने को मिलेगा। सेकंड में हेतु विद्या या तर्कशास्त्र कहते हैं, यह भी यहाँ पे शिक्षा अनिवार्य थी। चिकित्सा विज्ञान भी अनिवार्य था, शिल्प विद्या भी अनिवार्य था और साथ में धर्म और दर्शन, जिसको रुचि करे आप ये दोनों चीजों को, धर्म और दर्शन को पढ़ सकते हो। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है कि नालंदा के कुछ प्रसिद्ध विद्वानों की सूची बनाइए। तो हमने यहाँ पे बनाने की कोशिश की है, आप बना सकते हो। नालंदा के कुछ प्रसिद्ध विद्वानों के नाम इस प्रकार है, जिनमें शिलभद्र, ज्ञानचंद्र, प्रभामित्र, स्थिरमति, गुणमति, ये सभी यहाँ के प्रसिद्ध विद्वान थे, जिनमें आचार्य शिलभद्र योग शास्त्र के उस समय के सबसे बड़े विद्वान माने जाते थे। याद रखना है, आचार्य शिलभद्र योग शास्त्र के ये उस समय के सबसे बड़े विद्वान माने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा है शिलभद्र से युवान चांग की क्या बातचीत हुई थी। शिलभद्र से युवान चांग की बात इस प्रकार हुई कि जब वे नालंदा से विदा होने लगे तब आचार्य शिलभद्र एवं उनके जो भिक्षुए थे उनसे यहाँ रहने के लिए अनुरोध किया। तो युवान चांग ने उत्तर में यह वचन कहते हुए कहा कि यह देश बुद्ध की जन्मभूमि है, इसके प्रति प्रेम न हो सकना असंभव है, लेकिन यहाँ आने का मेरा उद्देश्य यही था कि अपने भाइयों के हित के लिए मैं भगवान के महान धर्म की खोज करूं। मेरा यहाँ आना बहुत ही लाभप्रद सिद्ध हुआ। अब यहाँ से वापस जाकर मेरी इच्छा है कि मैंने जो पढ़ा सुना है वह दूसरों के हितार्थ में बताऊं और अनुवाद रूप में लाऊं, जिसके फलस्वरूप अब अन्य मनुष्य भी आपके प्रति उसी प्रकार कृतज्ञ हो सके जिस प्रकार मैं हूँ। इस उत्तर से शिलभद्र को बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने कहा कि यह उदार विचार तो बोधिसत्वों जैसा है। मेरा हृदय भी तुम्हारी सदा आशाओं का समर्थन करता रहेगा। तो उम्मीद है ये चीज को आप समझ पाए होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा है कि विदेशों में ज्ञान प्रसार के क्षेत्र में नालंदा के विद्वानों के प्रयासों के विवरण दीजिए। तो हमने उत्तर में लिखा है कि प्रसिद्ध नंबर क्वेश्चन में आप देख लीजिए 18 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि विदेशों में ज्ञान प्रसार के क्षेत्र में नालंदा के विद्वानों के प्रयास के विवरण दीजिए। तो आप इसको पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हो, आप स्क्रीनशॉट भी यहाँ से ले सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ से हमने लिखा है, तो थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो उम्मीद है समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 पे चलते हैं जो आखिरी है। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा है कि ज्ञान दान की दिशा, ज्ञान दान की विशेषता क्या है। तो आप उत्तर में लिख सकते हैं कि ज्ञान के क्षेत्र में जो दान दिया जाता है उसे ज्ञान दान कहते हैं और सीमा रहित और अनंत होता है। न तो न बांटने वालों को तृप्ति होती है और न लेने वालों की। इस चीज को आप देख सकते हो, इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।